भारत के भौतिक प्रदेशों में आप देखेंगे सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो मैदानों में निवास करती है। अब मैदानों में निवास करने का कारण है वहाँ की समतल भूमि और जल की उपलब्धता। इसके साथ साथ और अधिक कारणों से मैदान सबसे अधिक उपयोगी और सबसे अधिक विशेष महत्व रखते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से मैदानों की उत्पत्ति हुई है और कहाँ गया वो 33 सागर जहाँ वर्तमान में मैदान बने हुए हैं। और इन्हीं सब बातों को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक और चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। मैं हरकिरत सिंह एक बार स्वागत करता हूं आपका केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए करते हैं शुरू। टॉपिक हमारा चल रहा था भारत के भौतिक प्रदेश और उस भौतिक प्रदेशों में हमने भारत का पहला भौतिक प्रदेश हिमालय जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट आज हमारे पास में आ रहा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। इस मैदानों की चर्चा हम करेंगे। ये भारत का दूसरा भौतिक प्रदेश ले रहे हैं और आज की जो हमारी ये वीडियो है वो भौतिक प्रदेशों के ऊपर जो हमारा लेक्चर है उसकी आज ये 5th वीडियो है, 5वां लेक्चर है हमारा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान। मैदान से पहले आपने हिमालय को देखना एक बार बहुत ज़रूरी है और तब आप पाएंगे कि जहाँ आज हिमालय पर्वतमाला है वहाँ कभी 33 सागर हुआ करता था। और उसके बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो भारत की भूमि है कि 33 सागर पर हिमालय की उत्पत्ति हुई है। उस हिमालय की उत्पत्ति के साथ साथ ही आप देखेंगे उसकी भूसन्नतियों को। भूसन्नतियाँ क्या होती हैं पिछली वीडियो में समझाया है। भूसन्नतियाँ, इन भूसन्नतियों के बारे में आप देखेंगे और जानेंगे कि इन भूसन्नतियों के कारण ही इनके बीच में वर्तमान भ्रंश हमें मिलते हैं। कुछ ऐसा ही भ्रंश हमें इस क्षेत्र में भी मिलता है, ऐसा ही गर्त हमें इस क्षेत्र में मिलता है जहां वर्तमान में मैदान बने हुए हैं। तो देखिए किस प्रकार से इस गर्त की भरपाई होगी और किस प्रकार से मैदानों की उत्पत्ति होगी, उन्हीं को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैदानों की उत्पत्ति हुई है, मैदानों की उत्पत्ति ये हुई है नियोजोइक महाकल्प में। नियोजोइक महाकल्प, इस नियोजोइक ये एक टाइम पीरियड है। इस नियोजोइक महाकल्प के आगे हम जब विभाजन करेंगे तो उनमें से हमें विभाजन मिलेगा प्लीस्टोसीन कल्प। प्लीस्टोसीन कल्प या जिसे हम प्लीस्टोसीन युग भी कहते हैं। प्लीस्टोसीन से लेकर के हम चलेंगे कहाँ पे, हैलोसीन तक चलेंगे। हैलोसीन कल्प तक हम जाने वाले हैं, हैलोसीन कल्प तक। तो देखिए नियोजोइक महाकल्प एक टाइम पीरियड है, उसमें प्लीस्टोसीन आएगा, फिर उसके बाद में हैलोसीन आएगा। इस बीच मैदानों की उत्पत्ति हम देखेंगे। इस बीच क्या हो रहा है, इस समय हिमालय की उत्पत्ति हो चुकी है क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति हमने प्लायोसीन युग में ही देख ली थी। तो ये बन चुका है गर्त और ये है हमारे पास में पठार। ये है भारत के पठार है और ये है हमारे पास में हिमालय। ये है हिमालय और इन दोनों के बीच में जो है वो है वर्तमान मैदान। तो देखते हैं, समझते हैं इसके बारे में।
अब देखो, जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो हिमालय की उत्पत्ति होने से जो यहाँ पर तैतीस सागर था, उस तैतीस सागर के ऊपर उठने की वजह से उसका जो जल था वो क्या होगा, अब नीचे की ओर बहना शुरू होगा। यहाँ पर है गर्त, और हिमालय पर जो ऊपर उठने वाला जो हिमालय है उसका होगा अपर्दन। उसका क्या होगा, अपर्दन होगा, हिमालय का होगा अपर्दन। इस अपर्दन को करने वाला कौन है, तैतीस सागर का वो जल। अब इसके कारण अपर्दन होगा, और उस अपर्दन का धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जमाव हो जाएगा। अब आप देखिए कि जो अपर्दन करके लेके आ रही है पानी, हमेशा पानी क्या करता है, जल क्या करता है, किसी को पदार्थ को अगर अपर्दित करके लेके आ रहा है, मिट्टी का अपर्दन करेगा तो उसको एक लेवल में जमाएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे जमाएगा। वो अलग बात है कि जो हमें वर्तमान में इसके ऊंचावच देखने को मिलते हैं कि नदियों के साइडों में जो हमें तटबंध देखने को मिलते हैं, वो उस समय आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस समय ये जो है एक गहरा गर्त है, तो मिट्टी जो है वो नीचे क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। अब ऐसे ही उसके बाद में धीरे धीरे इसका क्या होता रहेगा, यहाँ पे जमाव होता रहेगा। इस जमाव से क्या हो जाएगा, अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैदान है, ये मैदान यानी समतल मैदानों की उत्पत्ति हो जाएगी। यानी आप यहाँ समझे कि इनका जो मैदान है उसकी जो बनावट है वो कैसी है, परतदार है, परतदार। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसकी बनावट कैसी है, परतदार है। दूसरी बात कि जब ये ऊपर हिमालय से आएगी, जब ये उस ऊपरी क्षेत्र से आएगी, तब इसके साथ में जैविक पदार्थ भी होंगे, और इस क्षेत्र में जो गर्त बना हुआ है, ये जब टकराया था उस समय इस प्लेट के ऊपर भी कोई ना कोई जैविक पदार्थ रहे होंगे, जैसे पेड़ पौधे, वनस्पति रही होगी। उस वनस्पति का यहाँ पर क्या हो जाएगा, दब जाएगी। अब वो वनस्पति यहाँ पे दब जाएगी तो हमें मैदानों से क्या मिलेंगे, जैविक ईंधन प्राप्त होगा, यानी हमें मिलेंगे जैविक खनिज। कौन से होते हैं वो होते हैं जैसे कोयला, कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, ये कोयला और पेट्रोलियम जो है वो हमें इस क्षेत्र से मिलने वाला है। क्लियर है? तो आपने इस पर देखा कि इस प्रकार से मैदानों की हुई है उत्पत्ति। अब हम इसके बाद में देखेंगे कि इसका विस्तार कैसा है। तो ठीक है, कब हुई थी और कैसे हुई थी, मैंने आपके सामने ये दोनों बातें रख दी हैं। आशा करता हूँ आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे इसके विस्तार की तरफ। तो देखिए, हमने देख चुके हैं कि ये जो ऊपर का क्षेत्र है हमारे पास में, यहाँ पर है हिमालय। यहाँ पर ऊपर क्या मिलेगा हमें, हिमालय पर्वतमाला। और इस क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेंगे अरावली पर्वतमाला। यहाँ पे आ जाएगी अरावली पर्वतमाला। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो आ जाएगी विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। और यहाँ आ जाएगा छोटा नागपुर का पठार। क्लियर है? और यहाँ पे आ जाएगा शिलोंग का पठार, और त्रिपुरा मिजोरम की यहाँ पे नीचे पहाड़ियाँ आ जाएंगी। यानी अब हम अगर इसकी बाउंड्री डिसाइड करें कि जो हमारा मैदान है उसका विस्तार कैसा रहेगा, तो उसका विस्तार आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये ऊपर का सारा क्षेत्र जो है यहाँ पे हमारे पास में मैदानों के रूप में आ जाएगा।
ये कहाँ आ जाएगा, मैदान आ जाएंगे। ये जो रेड कलर में आप देख पा रहे हैं ये मैदान। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस क्षेत्र में भी ये जो हमारा क्षेत्र है ऊपर का, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपर का क्षेत्र है ये भी मैदानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी नदियाँ बहती हैं, यहाँ पर भी क्या होता है, नदियाँ बहती हैं इस क्षेत्र में भी। और जो हमारा हिमालय था वो कुछ इस प्रकार से था यहाँ पे, हाँ ये था, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास में जो मैदान रहेंगे उनका क्षेत्र कुछ इस प्रकार का देखने को आपको मिलेगा। और अगर हम इस पूर्वी मैदान को, इस नीचे वाले मैदान को अगर इस मैदान से थोड़ा हटा दें, क्योंकि इस बीच में हमें मालवा का पठार ये सब मिलने वाला है, तो हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार की बनावट यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि मैदान जो है, मैदानों का जो हमें विस्तार मिला, विस्तार कैसे मिला है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार है। और ये जो विस्तार है ये कितने लंबाई है इस विस्तार की, तो इसकी है 2400 किलोमीटर। जिस प्रकार से हिमालय है उत्तर में फैला हुआ, हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है, वैसे ही हमें मैदान की लंबाई भी कितनी मिलेगी, 2400 किलोमीटर मिलेगी। अब हम देखते हैं इसकी चौड़ाई। जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई इसकी अलग अलग है। 150 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और सेम ऐसी ही चौड़ाई हमने हिमालय के अंदर भी देखी थी कि 150 से लेकर के 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई। अब देखेंगे 150 किलोमीटर की चौड़ाई कहाँ है, तो 150 किलोमीटर की जो चौड़ाई है वो इस क्षेत्र में 150 किलोमीटर की चौड़ाई है हमारे पास में। ये जो क्षेत्र है, असम का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमें मिलेगा 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मिलने वाली है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे पटना में देखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगी 200 किलोमीटर चौड़ाई इसकी, 200 किलोमीटर। इलाहाबाद प्रयागराज में देखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगी इसकी 300 किलोमीटर, 280 किलोमीटर इसकी हमें चौड़ाई मिलने वाली है। और जब हम पंजाब में देखेंगे, पंजाब में जो पंजाब का मैदान है तो वहाँ हमें मिलेगी 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमें इसकी चौड़ाई अलग अलग मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर चौड़ाई क्या होती है, चौड़ाई अधिक होती है, चौड़ाई इसमें अधिक हो जाएगी। ये होगी चौड़ाई की बात। अब हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, इसकी ऊंचाई। तो ध्यान रखिएगा ये जो मैदान है ये इतने समतल हैं, इतने अधिक समतल हैं, इतने अधिक समतल हैं कि यहाँ पर नदियों की शाखाएं अलग अलग बढ़ जाती हैं। यानी ये समतल हैं और इसकी ऊंचाई 204 मीटर, कहीं पर भी इसकी ऊंचाई 204 मीटर से अधिक आपको नहीं मिलेगी। समतल हैं, ऊंचाई 204 से अधिक नहीं मिलेगी। और इसके अगर हम ढाल की बात करें, इसका जो ढाल है, इसका जो ढाल है, तो ढाल हमें मिलेगा पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर हमें इसका मुख्य रूप से ढाल मिलेगा। हालांकि कुछ नदियां जो है वो नदियां इस प्रकार से, सिंधु का जो क्षेत्र है वो ऐसा बहता है और ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र भी इस प्रकार से बहता है। लेकिन हम इस क्षेत्र को मुख्य तवज्जो दे रहे हैं कि हमारा ये मेन विशाल मैदान है, तो इसीलिए इसका ढाल कैसा समझेंगे हम, पश्चिम से पूर्व की ओर मानेंगे। अब इसका जो ये ढाल है, इस ढाल में जब आप देखोगे तो इसका ढाल आपको 1 सेंटीमीटर 13 किलोमीटर पे मिलेगा, 13 किलोमीटर। यानी 13 किलोमीटर जाने के बाद 1 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, ढाल इसका बन रहा है। कोई ढाल होता ना, बिल्कुल बिल्कुल समतल रहेगा तो पानी एक ही जगह पे रुका रहेगा, आगे नहीं जाएगा। तो इसका ढाल कुछ ना कुछ तो इसमें चेंज होगा, ढाल में कोई ना कोई तो ढलान तो अपने को मिलनी चाहिए ना। वो ढलान जो हमें मिल रही है ना, तो वो 1 सेंटीमीटर की जो ढलान हमें मिलेगी वो 13 किलोमीटर पे मिलेगी। 13 किलोमीटर पे 1 सेंटीमीटर, फिर अगले 13 किलोमीटर पे फिर 1 सेंटीमीटर जाएगा। इस प्रकार से करते करते, यानी इसका जो ढाल है वो बहुत ही क्या है, मंद है। कैसा ढाल है इसका, मंद ढाल है। बात को समझ पा रहे हैं? तो हमने देखा निर्माण हमने देख लिया था। उसके बाद हम देखे विस्तार। तो विस्तार हमारे पास में ये आ चुका है कि पूर्व में इसका विस्तार कम है, पश्चिम में इसका विस्तार अधिक है। क्लियर है? और इसकी जो गहराई की बात करें, अगर हम इसकी गहराई की बात करें, गहराई, तो गहराई इसकी 200 मीटर इसकी गहराई अनुमानित मानी गई है। देखो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका फिक्स आंकड़ा कहीं नहीं मिलता है। 2000 मीटर इसकी जो है गहराई मानी गई है। 2000 मीटर का मतलब 2 किलोमीटर।
लेकिन अगर हम देखें कि इसकी सबसे कम गहराई कहाँ है, तो सबसे कम गहराई हमें मिलेगी बुंदेलखंड का जो पठार है वहाँ पर हमें इसकी गहराई सबसे कम मिलेगी। और सबसे अधिक गहराई कहाँ मिलेगी, सर्वाधिक गहराई कहाँ मिलेगी, तो ये हमें मिलेगी हरियाणा राज्य के अंदर मिलेगी। हरियाणा राज्य में अंबाला से लेकर यमुनानगर के बीच इसकी गहराई 8 किलोमीटर है। इसकी गहराई कितनी है, 8 किलोमीटर इसकी गहराई मिलती है। क्लियर है। अब आप इमेज कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत ही गहरा मैदान है जहाँ पर गहराई से उस मिट्टी का जमाव होना शुरू हुआ है, जबकि इस क्षेत्र में देखेंगे तो इसकी गहराई बहुत ही कम है। तो और इसके अंदर जो है जीवाश्म दबने की वजह से यहाँ हमें कोयला और पेट्रोलियम की भरपूरता मिलती है। क्लियर है यहाँ तक, तो ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं मैदानों का विभाजन। देखिए, मैदानों का जो विभाजन है वो हम दो तरीके से देखने वाले हैं। एक तो देखेंगे हम ढाल के आधार पर और एक हम देखेंगे मिट्टी के आधार पर, और फिर हम अंत में देखेंगे नदी बेसिन के आधार पर, नदी बेसिन के आधार पर कि जो नदियां हैं उनका अलग अलग बेसिन है उसके आधार पर। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ढाल के आधार पर। तो ढाल के आधार पर जो हमें मिलेगा, तो ढाल के आधार पर हमें मिलेगा भाबर व तराई प्रदेश, भाबर व तराई प्रदेश। मिट्टी के आधार पर देखेंगे तो हमें मिलेगा बांगर व खादर प्रदेश, खादर। आपने इन्हें पढ़ा होगा पहले, लेकिन तब आपको ये बातें समझ में नहीं आई होंगी। आज हम इसको पूरी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखिए नदी बेसिन के आधार पर, तो या नदी तंत्र के आधार पर हम कह सकते हैं नदी तंत्र। तो इसमें हमारे पास में आएगा सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा हम देखेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। और तीसरा हमें मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये नदियों से रिलेटिव है, तो इसे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ आपको मैदानों के बारे में बेसिक जानकारी मिल जाएगी, और इसे हम लेके चलेंगे कहाँ पर, इन्हें लेके जाएंगे हम अपवाह तंत्र का जो हमारा टॉपिक आएगा, भारत की नदियों का जो हमारा सेकंड टॉपिक आएगा। फिलहाल हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है जिसके अंदर हम भारत के भौतिक प्रदेश कर रहे हैं, और जिसका हम दूसरा भौतिक प्रदेश कर रहे हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भाबर प्रदेश के बारे में देखेंगे तो देखिए, अब मैं आपको सिर्फ ओनली शो करने जा रहा हूँ शिवालिक पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला, ठीक है ना। ये हमारे पास में शिवालिक है, शिवालिक। अब ये शिवालिक पर्वतमाला है, और शिवालिक से पहले आपने देख चुके हैं लघु है, और उससे पहले महान, और उससे पहले ट्रांस हिमालय आता है। शिवालिक हिमालय को पार करते ही नदियों मैदानों का क्षेत्र शुरू होता है। तो शिवालिक का जो क्षेत्र है, और ये जो इसका क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े बड़े हमें कंकड़ पत्थरों वाला इलाका हमें यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि ये ऐसा कंकड़ पत्थर है जो कि मैदानों तक नहीं पहुँच पाए उस समय कि इनके बीच की जो मिट्टी थी, इस क्षेत्र की जो मिट्टी थी, उस मिट्टी को तो तैतीस सागर बहा करके ले आया कहाँ पे, मैदानों में, लेकिन ये कंकड़ पत्थर वहाँ पर बने रहे, जो आज भी हमें देखने मिल सकते हैं। अब क्या होता है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से युक्त ये क्षेत्र शिवालिक के गिरिपाद में स्थित है। शिवालिक के कहाँ पर है, दक्षिण में स्थित है, या गिरिपाद में कह सकते हैं हम, शिवालिक के दक्षिण में, क्योंकि शिवालिक पर्वतमाला जो है ये भारत के अंदर पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैली हुई है। भारत में ये कैसे फैली हुई है, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक इसका विस्तार हमें मिलेगा, और ये विस्तार हमें मिलने वाला है कहाँ तक, असम तक मिलने वाला है। ठीक है, ये देखिए, ये जो हमारे नीचे जहाँ पे मिलेगी ना, ये पर्वतमाला मिलेगी, तो ये कौन सी मिलेगी, शिवालिक पर्वतमाला मिलेगी। अब इस शिवालिक पर्वतमाला को ही पार करते हुए नदियाँ मैदानों में उतरेंगी।
तो जैसे ही इस शिवालिक के दक्षिण की तरफ, ध्यान रखना, शिवालिक के कहाँ, दक्षिण दिशा में, ये मैं दक्षिण की ओर चल रहा हूँ, ये उत्तर दिशा रहेगी और ये कौन सी रहेगी, दक्षिण दिशा रहेगी, दक्षिण दिशा। अब ये दक्षिण दिशा की ओर हम जब दक्षिण में आएंगे तो ये शिवालिक के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम कह सकते हैं, या पश्चिम से लेकर पूर्व तक, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व तक, और 6 से 14 किलोमीटर की चौड़ाई वाला, 6 से 14 किलोमीटर की चौड़ाई का ये जो क्षेत्र है, ये चौड़ाई कितनी है, 14 किलोमीटर, हाईएस्ट इसकी चौड़ाई 14 किलोमीटर मिलेगी अपने को। तो ये 14 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, चौड़ाई वाला क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, ये मैंने चौड़ाई लिखी है यहाँ पे, लंबाई नहीं है, चौड़ाई। लंबाई तो इसकी उन मैदानों के शिवालिक के बराबर है, जितनी लंबी शिवालिक है उतनी लंबी इसकी चौड़ाई है। तो शिवालिक के दक्षिण में या दक्षिणी डाल पर क्या मिलेगा हमें, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर युक्त जो प्रदेश है उसे हम कहेंगे बाबर प्रदेश। और ये प्रदेश शिवालिक के दक्षिण में पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है। इसका जो हम विस्तार कहेंगे पश्चिम से पूर्व तक। और अगर हमें कोई स्थान बताना है तो ये रहेगा सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक, या जम्मू डिवीज़न से लेकर, जम्मू से आसाम तक, जम्मू से लेकर आसाम तक हमें क्या मिलेगा, बाबर प्रदेश मिलेगा। और इस बाबर प्रदेश में क्या होगा, बड़े पत्थरों की वजह से जो ऊपर से लघु सरिताएं आती हैं, लघु सरिताएं, तो ये लघु सरिताएं यानी कि जो आगे चल कर के बड़ी नदी का रूप लेंगी, तो ये पहले बड़ी नदी हमेशा पीछे छोटी छोटी सरिताओं से मिलकर के बनी होती है। तो ये लघु सरिताओं के लिए ये जो क्षेत्र है ये कैसा क्षेत्र रहेगा, पारगम्य। कैसा रहेगा, पारगम्य क्षेत्र रहेगा, जिस वजह से ये लघु सरिताएं इन पत्थरों के बीच में से होती हुई बहेंगी। तो बीच में से जब होती हुई बहेंगी तो हमें ये लगेगा कि पीछे से तो नदी का उद्गम हो गया, लेकिन आगे आकर के ये विलुप्त हो गई। यानी कि यहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती हैं, भूमिगत हो जाती हैं, भूमिगत हो जाती हैं। तो क्या समझे आप कि बाबर प्रदेश शिवालिक के दक्षिणी डाल पर पश्चिम से पूर्व तक, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक या जम्मू से आसाम तक 6 से 14 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत एक बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का क्षेत्र है, जहाँ पर नदियाँ, लघु सरिताएं भूमिगत होकर बहने लगती हैं। क्लियर है। तो ये थी बात इस बाबर प्रदेश के बारे में। और इस क्षेत्र में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कृषि यहाँ पे नहीं की जा सकती, तो ये कृषि के अयोग्य कहलाएगी। इसके जस्ट बाद में जो हमें मिलेगा, जस्ट बाद में जो हमें क्षेत्र मिलेगा, ये मिलेगा हमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर का क्षेत्र। और यहाँ पर हमें झाड़ियाँ, घास फूस हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पेड़ पौधे भी हमें अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। और ये जो क्षेत्र है ये इस बाबर प्रदेश के दक्षिण में होगा। ये बाबर प्रदेश के कहाँ होगा, दक्षिण में, और नीचे होगा। ये देखो आप देख सकते हैं, इसके और दक्षिण की तरफ है। तो ये एक दलदली क्षेत्र होगा। तराई की बात करते हैं तो ये कैसा क्षेत्र मिलेगा हमें, एक दलदली क्षेत्र मिलेगा। और इस क्षेत्र की अगर मैं विशेषता कहूँ आपको, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो धरातल पर प्रकट हो जाएंगी, यानी हमें पुनः धरातल पर नदियाँ देखने को मिलेंगी। तो नदियाँ क्या होती हैं यहाँ पे, धरातल पर प्रकट होती है। और ये जो क्षेत्र है बहुत ही दलदल का क्षेत्र है, ये दलदली क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में अत्यधिक वन होने की वजह से यहाँ कृषि नहीं की जा सकती, परंतु वर्तमान में इसे कृषि योग्य बनाया जा रहा है। तो क्लियर है, क्या क्या दोनों का कंपैरिजन साथ में रखना। ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं। ये सूखा क्षेत्र है बिल्कुल ही, और यहाँ नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं। ये दलदली क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर नदियाँ धरातल पर आ जाती हैं। ये कंकड़ पत्थरों का और कृषि के अयोग्य प्रदेश है और इसे योग्य बनाया जा रहा है।
तो बाबर जो है वो शिवालिक के दक्षिण में है और जबकि तराई जो है वो बाबर के भी दक्षिण में आएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास में हुआ डाल के आधार पर इसका विभाजन। अब हम देखने वाले हैं मिट्टी के आधार पर इसका विभाजन देखेंगे। तो मिट्टी के आधार पर भी जब आप विभाजन देखेंगे तो हालांकि हमें बांगर और खादर कहीं अलग अलग मिलेंगे, लेकिन फिर भी यदि आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर हमें क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि रीट के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहले हमें बाबर प्रदेश मिलेगा, फिर हमें तराई प्रदेश मिलेगा, और अगर यहाँ पे बांगर कहेगा तो बांगर आता है यहाँ पे, ठीक है, कौन आएगा? बांगर प्रदेश आएगा, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा? खादर प्रदेश आएगा, और अंत में कौन सा आ जाएगा? डेल्टा क्षेत्र आ जाएगा, डेल्टा। और ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है रीट के अंदर। वहाँ ऑप्शन हमें जो दिए गए थे वो बाबर प्रदेश, तराई, खादर और डेल्टा दिया गया था, डेल्टा क्षेत्र। इनका सही क्रम बताना था हमें कि उत्तर से दक्षिण की ओर या नदी के बहने की दिशा में इसका कौन कौन सा क्रम होगा। तो सबसे पहले हमें बाबर मिलेगा, फिर तराई, फिर खादर और फिर डेल्टा, क्योंकि नदियाँ जो जहाँ बहती हैं वहाँ हमें खादर प्रदेश ही मिलने वाला है, और जहाँ पर नदियाँ नहीं बहती, जहाँ पर नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता, उसे बांगर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बांगर जो होता है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है, यानी कि यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जहाँ पहले कभी नदियों ने मिट्टी को बहाकर लाया था और वर्तमान में वहाँ तक किसी कारण नदियों का पानी नहीं पहुँच सकता, तो वो बांगर प्रदेश कहलाएगा। और जहाँ पर नदियों का पानी समय समय पर पहुँचता है उसे हम कहेंगे नवीन जलोढ़ का क्षेत्र, यानी कि खादर प्रदेश। तो उसे हम क्या कहेंगे? खादर प्रदेश कहेंगे। इसी प्रकार से ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, तो यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती, यानी हमें कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होगी, जबकि यहाँ पर कृषि की जा सकती है। ये कृषि योग्य भूमि है और ये अयोग्य भूमि है। यहाँ बांगर प्रदेश में हमें इसकी जो उर्वरक क्षमता है वो बहुत ही कम मिलेगी। तो कम उर्वरक क्षमता होने के कारण हमें यहाँ पर उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है, तो इसे उर्वरकों का प्रयोग करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। हालांकि ये एक अच्छा क्षेत्र होता है जहाँ पर हमें गन्ना, गेहूँ, मक्का आदि फसलें, गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का, ये फसलें हमें देखने को मिलेंगी। क्लियर है? समझ सकते हैं। और अंत में जो हमें मिलेगा ये मिलेगा डेल्टा। ये हमें मिलेगा डेल्टा कि किस प्रकार से टैथिस सागर ने मैदानों का निर्माण तो किया ही, उसके साथ साथ मरुस्थल का भी निर्माण कर दिया और गंगा यमुना के डेल्टे का भी निर्माण कर दिया। कि ये जो गंगा यमुना का डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्यों है? इसका कारण भी कौन है? टैथिस सागर। क्योंकि जो हम पश्चिम की तरफ देखते हैं, इस क्षेत्र यहाँ पे हमें अरावली मिली, यहाँ विंध्याचल और यहाँ पे छोटा नागौर का पठार, तो ये पठारी इलाका है। तो यहाँ पर जो ऊपर से आने वाली जो मिट्टी थी, यहाँ जो एक्स्ट्रा मिट्टी बची तो उससे तो क्या बन गया? मरुस्थल बन जाते हैं। और इस तरफ जो अत्यधिक मिट्टी का जमाव यहाँ पे करता गया तो वो नदियाँ जो थी वो बहती गई और उस मिट्टी को आगे ले जाती रही और ले जाती रही, तो उसका जमाव कहाँ करती रही? इस क्षेत्र में करती रही। इसीलिए तो इस क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा मिलता है। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं एक बार फिर नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।